तो आप अगले दिन यूट्यूब पे जाके इस सेमिनार को देख सकते हो, जो भी हमारा प्रोसेस है। बस आपको ये टाइम नोट करना है कि कितने बजे आप यहाँ पे एग्जिट हुए थे, ताकि आप कल सेम वीडियो को सेम टाइम पे प्ले करके अपना आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले दो तीन हमारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है। ये जो हमारा प्रोसेस है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मार्केट में पेशेंसली बैठ सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आपके लिए प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ उनके लिए हैं जो थोड़ा स्टेबल मार्केट में स्टेबल ही चलना चाहते हैं, अपने धीरे धीरे कदम रखना चाहते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है मार्केट में, कोई भी किसी तरह का शॉर्टकट नहीं होता है कि आपको लगे कि किसी स्टॉक में लेबल आ गया तो उस स्टॉक में एंट्री प्लान करनी है। नहीं, मार्केट में अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढने जाओगे तो आप लॉसेस ही हिट करोगे हमेशा। तो हमें शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है, हमें एक प्रोसेस के पीछे भागना है कि प्रोसेस क्या होता है मार्केट का, कैसे आपको अपना पैसा बचाना है। हम यहाँ पे पैसे कमाने पे फोकस नहीं करेंगे, पहला फोकस होगा पैसा बचाना कैसे, क्योंकि पैसा आप ज़िंदगी में कमा लोगे, पैसा आप बिज़नेस करोगे, पैसा आप अपना जॉब करोगे, कुछ भी करके पैसा तो आप कमा ही लोगे ज़िंदगी में, लेकिन पैसा बचाना वो नहीं आता। और पैसा गवाते कैसे हैं वो एकदम लोगों को नहीं समझ है। तो स्टॉक मार्केट का सिंपल सा रूल है, अगर आप मार्केट में टिकते हो, आप अगर अपना पैसा बचाना सीखते हो तो आप लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर सकते हो और आप जीत सकते हो मार्केट को। दूसरी चीज़, मार्केट आपको सिर्फ इंतज़ार करने का पैसा देती है, मार्केट आपको ट्रेड करने का पैसा नहीं देती है, मार्केट आपको वेट करने का पैसा देती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में हर दिन ट्रेड वाला नहीं होता है। आप लोग अननेसेसरी सुबह खोलते हो, मोबाइल खोलते हो, कोई भी स्टॉक मोमेंटम में दिखता है आप ट्रेड प्लान करते हो, गलत एक्टिविटी है। हमें हर दिन ट्रेड्स नहीं मिलते हैं, हमें कभी कभी ट्रेड्स मिलते हैं और उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस दिन ट्रेड लेने वाला दिन है और किस दिन ट्रेड लेने वाला दिन नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने पहले इंडिकेटर के बारे में आपको बताऊंगा। आपको जब भी इंडिकेटर्स अप्लाई करने हैं तो आप कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं, और कोई भी चार्ट ओपन करने के बाद किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का कोई भी आप चार्ट ओपन करिए और उसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको रखना है चार्ट को। और हमारे यहाँ पर और आपको ये जो इंडिकेटर्स मिलेंगे वो आपको इंडिकेटर सेक्शन में मिलेंगे। इंडिकेटर सेक्शन में जाके हमारे तीन इंडिकेटर्स हैं। ये लॉन्ग टर्म वाला आपको इग्नोर करना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तीन इंडिकेटर्स मिलेंगे, एक है हमारा सेक्टर स्कैनर, दूसरा है सेक्टर स्ट्रेंथ और तीसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर। ये तीनों इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कौन से सेक्टर में मोमेंटम है, कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक मोमेंटम में है, और अगर किसी स्टॉक में क्राइटेरिया मैच होता है तो क्या कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं है जो उस प्राइस को जाने से रोक दें। तो हमने अपनी कंडीशंस को इतना स्ट्रिक्ट कर रखा है कि हमें जो स्टॉक्स मिलते हैं वो क्वालिटी स्टॉक्स मिलते हैं, और हमें जो एरिया मिलता है वो क्वालिटी एरिया मिलता है ट्रेड करने के लिए। हम अननेसेसरी कहीं पे भी जंप नहीं मारते हैं, चाहे स्टॉक जितना मर्जी मोमेंटम में दिखे। जब तक हमारे रूल्स फॉलो नहीं होंगे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको ये प्रोसेस, जो भी हम प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे, अगर आपको ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेट लगता है, ठीक है, तो इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। सिंपल आप ये समझो कि किसी भी चीज़ को अगर हम सीखना शुरू करते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है हमें। ठीक है, तो आपको टाइम लगेगा, आपको आज समझ नहीं आएगा, आपको कल समझ नहीं आएगा, आपको 10 दिन लग जाएंगे समझने में, लेकिन गिव अप नहीं करना है। क्योंकि मैंने अगर एक सिस्टम को बिल्ड करने में 7 साल लगाए हैं, इतने लॉसेस किए हैं एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते करते, नई चीज़ों को एडिशन करते करते, ये देखते कि कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ नहीं कर। और अगर मैंने अपना 24 लैक्स गवाया है एक स्ट्रैटेजी को बिल्ड करते करते, जब मैं अपने करियर के स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग के 3 साल 24 लाख रुपये का नुकसान। तो उस प्रोसेस को अगर मैंने बनाने में इतना पैसा लगाया है, इतना पैसा अपना गवाया है, अपनी रातें काली की हैं और रोया हूँ, लैपटॉप तोड़ा है, मोबाइल तोड़ा है, अपने आप को थप्पड़ मारे हैं, बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो आपको उस सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक इंसान की एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा और आपको गिव अप नहीं करना है। आपको एक दिन रिजल्ट नहीं देगा, 2 दिन नहीं देगा, 10 दिन नहीं देगा रिजल्ट, लेकिन आपको प्रॉपर वही प्रोसेस बार बार फॉलो करना है। अभी कुछ टाइम में हमारे पुराने मेंबर्स भी ज्वाइन करेंगे जिनका टाइम 9:40 है, और अगर आप थोड़ी देर और रुकोगे, लाइक अगर आप 10:30 तक भी अगर रुकते हो, तो 10:30 के बाद हमारा एक ऐसा चीज़ होती है जब हम आपस में बात करते हैं, थोड़े जोक्स क्रैक करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, जो बहुत टाइम से है। तो आप जब उनकी बातें सुनोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि हाँ उनको क्या फील हो रहा है अब यहाँ पे जुड़ के। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये बिल्कुल कमिट नहीं करूँगा कि लोगों ने प्रॉफिट करना शुरू कर दिया। प्रॉफिट कर रहे हैं लोग लॉस भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनकी बातें सुनोगे आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि हो ये रहा है कि लोगों को ये पता चलने लग गया कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कौन से स्टॉक में एंट्री करनी है, नहीं करनी है, और मेरी और उनकी थिंकिंग मैच होने लग गई है।
और उनको टाइम लगा था। पहले दिन समझ नहीं आया, दूसरे दिन समझ नहीं आया, 15 दिन लगे समझने में, लेकिन अब समझ चुके हैं। और अब अगर उनको लॉस भी होता है ना, तो तब भी खुश रहते हैं, क्योंकि हमने साइकोलॉजी इस तरह से डेवलप की है चीज़ों की। तो आपको मुझ पे भरोसा रखना है, मेरे कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना है। एक दिन में चीज़ें नहीं समझ आएंगी। दूसरा, यहाँ पे लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि ये जो हमारा प्रोसेस है ये कितना एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपको आज कभी लाइफ में कोई रील दिखे, कोई रील दिखे जो बोले, किसी की भी आप रील देखो जो बोले कि मेरा इंडिकेटर की एक्यूरेसी 90% है, किसी की स्ट्रैटेजी दिखे जो बोले कि मेरी इसकी एक्यूरेसी 70% है, 80% है, आपको ये समझना है कि वो बंदा गलत है। ठीक है, क्योंकि किसी भी सिस्टम की, किसी भी इंडिकेटर की एक्यूरेसी नहीं होती है, एक्यूरेसी होती है इंसान की। अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप एक प्रोसेस फॉलो करते जा रहे हो, अगर आपके पास एक ही रूल है जो आप बार बार फॉलो करते हो और अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करते हो, तो एक्यूरेसी आपके अंदर होनी चाहिए। सिंपल सा है, अगर आप कोई भी वेबसाइट उठाओगे ना, आप एनएससी की वेबसाइट उठाते हो या आप कोई भी स्टॉक्स की वेबसाइट उठाते हो जो टॉप गेनर टॉप लूज़र वाली, अगर आपने उसमें भी प्रोसेस फॉलो कर दिया ना, तो एनएससी की वेबसाइट भी एक्यूरेट हो जाएगी। वो एक्यूरेट इसलिए क्योंकि आप एक्यूरेट हो, तो कोई भी सिस्टम एक्यूरेट नहीं होता है। ये जो प्रोसेस है ये मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे लिए, मेरे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग इसकी एक्यूरेसी 100% है, लेकिन ये मेरी सिस्टम की एक्यूरेसी नहीं है, ये मेरी एक्यूरेसी है। मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो किया है, डिसिप्लिन को फॉलो किया है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है, इसीलिए मुझे इसकी एक्यूरेसी पे भरोसा है। सिस्टम इंडिकेटर्स एक्यूरेट नहीं होते हैं, इंसान एक्यूरेट होना चाहिए, इंसान में एक्यूरेसी होनी चाहिए कि क्या वो अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। तो आपको मुझ पे भरोसा रखना है, इस सेटअप पे भरोसा रखना है। बहुत आपने इधर उधर जाके देख लिया, आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है और इसी पे कंटिन्यू रखना है। आपको एक दिन में समझ नहीं आएगा, 2 दिन में समझ नहीं आएगा, आपको 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन भरोसा रखना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद मुझे टेक्स्ट करोगे कि सर मैंने कर दिया, आज मुझे प्रॉफिट्स होने शुरू हो गए और कंटिन्यूस प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है? भरोसा रखना, पहले तो खुद पे रखना, मुझ पे रखना, प्रोसेस पे रखना, लगातार सीखते रहना। और ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर मान लीजिए आपने 7 डेज़ का आपको एक्सेस मिला हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि 7 डेज़ का एक्सेस आपको मिला है तो उसके बाद आप लाइव ज्वाइन नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सल लिंक है, सेम डे पे आप सेम लिंक को क्लिक करो, आपको मीटिंग मिलेगी। राइट, हमारी मीटिंग 9 से 11 होती है। आप किसी भी दिन, मंडे टू फ्राइडे, किसी भी दिन सेम लिंक पे आप ज्वाइन करोगे, आपको मीटिंग मिल जाएगी। किसी दिन हो सकता है कि मे बी मुझे कोई अर्जेंट काम है या मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो उस दिन मैं मीटिंग के लिए मैसेज डाल दूँ ग्रुप में कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन हमारी कंटिन्यूस रहती है। तो आप हमेशा इनवाइटेड हो, चाहे आप मेरे इंडिकेटर्स यूज़ करो, चाहे मेरे इंडिकेटर्स ना यूज़ करो। आपको प्रोसेस सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं मार्केट के, मार्केट का बिहेवियर स्ट्रक्चर समझना है, तो ऑलवेज, हमेशा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला इंडिकेटर है वो आपको इनवाइट ओनली में जाके मिलेगा, और आपको वो जो इंडिकेटर मिलेगा, उन 3 इंडिकेटर्स हैं, सेक्टर स्कैनर, सेक्टर स्ट्रेंथ और सपोर्ट है रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम अपने पहले इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। ये पहला इंडिकेटर बेसिकली है क्या? तो जैसे ही आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करोगे, तो आपकी स्क्रीन के बिल्कुल मिडिल में ये इंडिकेटर प्लेस हो जाएगा, बिल्कुल लेकिन आपको क्या करना है, इसको थोड़ा साइड पे लेके जाना है। राइट, क्योंकि अगर आप इसको साइड पे लेके जाओगे तो ही आप अपना डेटा एक्यूरेटली देख पाओगे। तो इस इंडिकेटर को जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आप इसकी सेटिंग्स में आपको जाना है, और सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे टॉप सेंटर से टॉप राइट करना है। टॉप राइट करोगे तो ये आपका साइड पे आ जाएगा, अगर आप इसको करोगे टॉप लेफ्ट तो ये आपका इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो हर किसी का डिस्प्ले का थोड़ा सा मेथड अलग होता है, उसको डेटा किसी को इस साइड देखना पसंद होता है, किसी को इस साइड। तो हमने यहाँ पे फीचर देख रखा है कि आपको जिस साइड पसंद है आप उस साइड इसको प्लान कर सकते हो। ठीक है, बॉटम राइट मतलब नीचे, बॉटम लेफ्ट मतलब इस साइड, और मिडल राइट मतलब बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो मैं टॉप राइट चूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे डेटा, तो मैं टॉप राइट चूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे डेटा यहाँ पे देखना पसंद है, इस लेवल पे देखना पसंद है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 फीचर्स और है। आप इसके इंडिकेटर की सेटिंग्स में अगर जाओगे तो यहाँ पे हमने एक वर्जन दे रखा है। जैसे यहाँ पे वर्जन है, पहला है डेस्कटॉप वर्जन, उसके बाद है टैबलेट और उसके बाद है मोबाइल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप टैब पे ये इंडिकेटर्स को प्लेस कर रहे हो तो आपको टैबलेट वर्जन चूज़ करना है, और अगर आप मोबाइल पे हो तो आपको मोबाइल वर्जन चूज़ करना है। ठीक है, जब आप इनको चूज़ करते हो, अगर फॉर एग्जांपल आप मोबाइल चूज़ करते हो, तो ये जो डेटा है ये आपके मोबाइल की स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप टैबलेट चूज़ करते हो तो टैबलेट की स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये डेटा एडजस्ट हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये इंडिकेटर के लिए आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है, आप मोबाइल पे भी इसको कर सकते हो। ये जो इंडिकेटर्स हैं हमने बनाए हैं मोबाइल के लिए भी, टैबलेट के लिए भी, ताकि इसको हर कोई यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये पहला फीचर है।
एक चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारी तो 3 इंडिकेटर्स है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन है, सॉरी फ्री वर्जन है, तो फ्री वर्जन में 3 इंडिकेटर्स हम अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे एक ग्लिच ये है कि फॉर एग्जांपल आपको तीनों इंडिकेटर्स अप्लाई करने हैं, तो आपने दूसरा इंडिकेटर भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब आपको तीसरा इंडिकेटर अप्लाई करना है, तो जब आप यहाँ पे तीसरा इंडिकेटर अप्लाई करोगे ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, तो आपको एरर शो करेगा, आपको बोलेगा कि आप पेड वर्जन लो, तभी आप तीसरा इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हो, राइट। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करनी है, यहाँ पे जब आप इंडिकेटर्स 2 अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक आँख का ऑप्शन आ रहा है, एक आइज़ बनी हुई है, आप इस आई पे क्लिक करना है आपने बस, तो आपका इंडिकेटर रिमूव नहीं हुआ है लेकिन हाइड हो गया है यहाँ से। उसके बाद आपको तीसरा इंडिकेटर दोबारा जाके लगा सकते हो, तो आपका तीसरा इंडिकेटर आपको शो हो जाएगा। तो ऐसे आप ज़रूरी नहीं है 3 इंडिकेटर्स लगा सकते हो, ऐसे आप 10 इंडिकेटर लगा सकते हो मार्क इसमें लेकिन आपको जो इंडिकेटर आपने किया उसको आपको हाइड करना पड़ेगा, ठीक है। पहला चीज़ ये। दूसरा, हमारा जो प्रोसेस है उसमें आपको तीनों इंडिकेटर्स एक साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि पहले हम एक इंडिकेटर पे काम करते हैं, फिर हम दूसरा इंडिकेटर पे काम करते हैं, और फिर हमारा तीसरा इंडिकेटर का काम होता है, ठीक है। तो आपको ये भी समझना है कि हम तीनों इंडिकेटर्स एक साथ अप्लाई नहीं करते, हम एक एक करके करते हैं, और वो प्रोसेस हम समझेंगे कि वो प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम अपने पहले इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जो पहला इंडिकेटर है आपके सामने जब ये डिस्प्ले हो जाएगा, तो इस इंडिकेटर का रोल क्या है कि ये हमें ये बताता है कि कौन से सेक्टर में दम है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मतलब कम से कम 20-30 तो मेन सेक्टर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी 50-60 सेक्टर्स और हैं, थीम के रिलेटेड भी सेक्टर्स होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो हमने अपने सिस्टम में डाले हैं, कुछ मेन सेक्टर्स डाले हैं। आने वाले टाइम में हम इसको अपडेट करने वाले हैं, हम इसमें 1-2 सेक्टर्स को और ऐड करने वाले हैं, और 1-2 सेक्टर्स हम इसमें रिमूव भी करने वाले हैं। तो उस पर काम चल रहा है बैकएंड में, और वो भी डेफिनेटली हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि ये क्या है बेसिकली। तो जैसे हमारी निफ्टी है, निफ्टी का जैसे एक ब्रॉड मार्केट होती है निफ्टी, वैसे ही हमारे इंडेक्स जैसे निफ्टी है, ये एक इंडेक्स है। निफ्टी ये जो इंडेक्स मूव करता है, ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो, बेसिकली जो हमारे टॉप 50 कंपनीज़ हैं, जब उन टॉप 50 कंपनीज़ में बाइंग या सेलिंग होती है, तो हमारी निफ्टी का ग्राफ में मूव करता है, ठीक है। अभी मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड नहीं कर रहा, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, बट आप बस ये समझो कि जब टॉप 50 कंपनीज़ में बाइंग चल रही होती है, तो ये जो निफ्टी का ग्राफ है ये ऊपर जाता है। जब टॉप 50 कंपनीज़ में जब बेयरिश पोजीशन मतलब लोग सेलिंग कर रहे होते तो ये ग्राफ नीचे जाता है। इसमें एक चीज़ और है कि निफ्टी में कुछ हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत हैवी वेट है, जिसकी वजह से पूरा इंडेक्स मूव करता है, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो जब ये टॉप 3-4 स्टॉक्स भी नीचे मूव करने लग जाए, तो वो पूरा इंडेक्स मूव कर देते हैं नीचे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो हैवी वेट है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्टॉक, पूरा का पूरा इंडेक्स नीचे चला जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे निफ्टी का इंडेक्स है, वैसे ही सारे अलग अलग तरह के इंडेक्स होते हैं। जैसे आपको क्या करना है, अगर आपको ये इंडेक्स की लिस्ट चाहिए, तो ये इंडेक्स की लिस्ट के लिए मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको इसके इंडेक्स की लिस्ट भी भेज दूंगा। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे निफ्टी का इंडेक्स है, वैसे यहाँ पे मेटल का भी इंडेक्स है। पहले हम इंडेक्स समझते हैं। जैसे ये मेटल का इंडेक्स है, तो इसका मतलब ये है कि मेटल में जितने भी स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स जब जब उन स्टॉक्स में बाइंग चल रही होगी, तो ये जो मेटल का इंडेक्स है ये भी ऊपर जाएगा। जब उनमें सेलिंग चल रही होगी, तो निफ्टी ये मेटल का इंडेक्स भी नीचे जाएगा। तो मेटल के इंडेक्स में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, वो हमें भी समझेंगे कौन से स्टॉक्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रियलिटी की, तो अगर रियलिटी सेक्टर का जो इंडेक्स है आज के टाइम फ्रेम पे ऊपर जाएगा, मतलब रियलिटी के सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें बाइंग हो रही है। अगर नीचे जा रहा है, तो रियलिटी के जो स्टॉक्स हैं उनमें सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो जैसे निफ्टी का हमारा ब्रॉड मार्केट होता है, वैसे ही हमारा इन इंडेक्स का भी ब्रॉड मार्केट होता है, ठीक है। इन इन सेक्टर्स का भी ब्रॉड मार्केट होता है। तो जो हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में भी कौन से सेक्टर में मूवमेंट है। एक चीज़ यहाँ पे ये समझनी है कि सेक्टर की वजह से स्टॉक्स मूव नहीं करते, स्टॉक्स की वजह से सेक्टर मूव करते हैं। तो हम हमेशा गलती क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है, राइट, जब भी हम NSE की वेबसाइट पे या कहीं पे भी जाके देखते हैं। लेकिन हमें ये देखना होता है कि अगर वो सेक्टर मूव कर रहा है, तो उसका कौन सा स्टॉक है जो पूरे सेक्टर को मूव करवा रहा है। तो हर सेक्टर के एक हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं। वो हैवी वेट स्टॉक्स की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप देख लेना। आपको नहीं, अगर आपको ना मिले तो आप मुझे टेक्स्ट करना व्हाट्सएप पे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा कि हैवी वेट स्टॉक्स आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये ज़रूरी है कि इंडेक्स अगर मूव कर रहा है, तो ये पता लगाना कि वो इंडेक्स मूव क्यों कर रहा है, और क्या लॉजिक है उसको मूव करने का, कौन सा स्टॉक है उसको मूव करा रहा है, राइट। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, इनके अलग अलग क्या होते हैं, इंडेक्स अलग अलग इनका ग्राफ होता है।
स्टॉक इनके स्टॉक्स के हर सेक्टर के स्टॉक्स की वजह से एक सेक्टर की परसेंटेज मूव होती है। ये जो मूव करता है तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ स्टॉक्स होते हैं, उन स्टॉक्स में अगर बाइंग है तो ये इंडेक्स मूव करेगा ऊपर, अगर सेलिंग है तो नीचे मूव करेगा। ये इसलिए है इंपॉर्टेंट देखना, क्योंकि जब भी हम किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं हमें पता ही नहीं होता कि वो स्टॉक कौन से सेक्टर का है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक सेक्टर है जिसमें 10 स्टॉक्स हैं, एक स्टॉक जा रहा है ऊपर, आपकी नज़र में वो स्टॉक आ गया कि रियलिटी सेक्टर के मान लीजिए 10 स्टॉक हैं, एक स्टॉक ऊपर जा रहा है उसका, लेकिन 9 स्टॉक नीचे हैं, लेकिन जो ऊपर जा रहा था आपने उसमें ट्रेड प्लान कर लिया। होगा क्या, क्योंकि बाकी के स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं तो जो स्टॉक ऊपर जा रहा था ना वो भी उनको नीचे लेके जाएगा। तो यही रीज़न था आज तक का, जब आप किसी स्टॉक में ट्रेड करते थे तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं करते थे कि क्या उसका सेक्टर मूव कर रहा है, क्या उसके हैवी वेट स्टॉक्स मूव कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो वो रीज़न है, जब भी आप ट्रेड प्लान करते थे तो आपका क्या होता था, हमेशा प्राइस रिवर्स हो जाता था। ठीक है, 1 मिनट। पानी अगर पानी दे दे बिल्कुल। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्यों ये इंडेक्स। अब आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, और हम लोगों को यही सिखाया गया है कि एनएससी की वेबसाइट पे जाके आप जब इंडाइसिस पे जाओगे, और इंडाइसिस पे जाके जब आप सेक्टर इंडाइसिस देखोगे, जब आप ये इंडेक्सेस, तो लोग यहाँ से ट्रेड करते हैं। लोग जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है, और बोलते हैं कि ठीक है मेटल सेक्टर बूम कर रहा है और यहाँ पे जाके हमने ट्रेड कर लेना है। नहीं, ये गलत है तरीका देखने का, क्योंकि एनएससी सिर्फ आपको परसेंटेज में डेटा दिखाता है कि कौन सा सेक्टर कितना परसेंट मूव हुआ है, लेकिन ये जो परसेंटेज इंक्लूड होती है इसमें गैप अप और गैप डाउन भी इंक्लूड होता है। गैप अप और गैप डाउन का मतलब ये होता है, अगर मैं कुछ डिफरेंस समझाऊँ, जैसे ये एग्जाम्पल प्राइवेट बैंक की बात करें, तो यहाँ पे पिछले दिन की क्लोजिंग हुई है और आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो कम से कम 0.22% है। अगर प्राइस यहाँ से दोबारा, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर मूव करने लग जाए, तो प्राइस ये क्या करेगा, एनएससी का डेटा, ये जो प्राइस मूव हुआ था ना 0 ये जो परसेंटेज आपको शो करता है ना, वो उसमें ये 0.22 को भी ऐड करेगा। मतलब पिछले दिन की क्लोजिंग और आज के दिन की जो ओपनिंग है ना, वो डिफरेंस भी वो ऐड करता है, कैलकुलेट करता है। तो हमें उस गैप अप और गैप डाउन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब गैप अप और गैप डाउन हो रहा था तब मार्केट क्लोज थी, तब हम सब भी मार्केट में नहीं थे। तो हमारा ये जो इंडेक्स है ये गैप अप परसेंटेज भी शो करता है। एग्जांपल के लिए मेटल 1.59% शो हो रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ये क्या करेगा, पिछले क्लोजिंग से आज जब ओपन करेगा तो 1% गैप अप में ओपन हो जाएगा। गैप अप होता है बीच का डिफरेंस, की उस टाइम पे उस मतलब उस एरिया में ट्रेड नहीं हुआ है कोई भी, तो आपको पूरे दिन मेटल सेक्टर सबसे ऊपर दिखाएगा। ठीक है, तो ये तरीका गलत है देखने का। आपको क्या देखना होता है हमेशा, सबसे पहले जब भी आपको प्लान करना है ट्रेड्स को, तो आपको ये देखना है कि कौन सा सेक्टर ओपन से कितना मूव कर रहा है। ओपन मतलब यहाँ से, इस लेवल से, जैसे ये जो गैप अप है ना, जैसे मेटल ने यहाँ से गैप अप दिया तो यहाँ से यहाँ ये ऑलरेडी इतना परसेंट दिखा रहा है 0.63, तो यहाँ पे आप मेटल देखोगे तो 1.59% मूव हुआ है। इस 1.59% में 0.63% भी इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करूँ ना, क्लोजिंग से यहाँ तक, तो यहाँ पे जाके, तो यहाँ से यहाँ जाके आपको परसेंटेज होगा अराउंड। आपको बोला है ना। हेलो, ठीक है, म्यूट ही रखिए प्लीज़, है ना। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हम 10 बजे के बाद क्लियर करेंगे। प्लीज़ बीच में अनम्यूट मत करिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब लोग हैं जो थोड़ा टाइम को लेके थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो उनका टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1.65% पिछले दिन की क्लोजिंग से यहाँ मैच कर रहा है, तो इसीलिए ये सबसे टॉप दिखा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं चलती है मार्केट। है, हमें जब भी कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पे इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको इंडिकेटर यूज़ करना है, मेरा नहीं करना है, टोटली आपकी चॉइस है। मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस समझा रहा हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ये है कि जब भी आपको किसी सेक्टर्स को कैलकुलेट करना है, आप उसके ओपन से कैलकुलेट करते हो कि ओपन से वो कितना मूव कर रहा है, और यही ओपन से आपको सारे सेक्टर्स को कैलकुलेट करना होता है। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप मेटल में जाओगे, आप ओपन से कैलकुलेट करोगे क्या मूव कर रहा है, फिर आप बैंक निफ्टी में जाओगे, ओपन से कैलकुलेट करोगे, इधर जाओगे रियलिटी में जाओगे, तो आप ओपन से जब कैलकुलेट करोगे तो ये मैनुअल काम बहुत टाइम लेता है। लेकिन जब भी आपको ट्रेड करना है, अगर आपको इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करना है, तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आपको बताए कि ओपन से
कौन सा सेक्टर अच्छे से मोमेंटम, क्योंकि हमारा जो इंडिकेटर है वो बेसिकली क्या करता है, एक फेयर चांस देता है सारे इंडेक्स को, जितने भी हमारे स्टॉक्स के हैं, सेक्टर्स के हैं, कि ये बताता है कि फेयर चांस बताता है कि कौन सा मूव कर रहा है ओपन से। तो यहाँ पे जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 आप देखोगे ना, ये जितनी भी परसेंटेज कैलकुलेट करेगा ये ओपन से कैलकुलेट करेगा। इसके बाद हमने हमेशा ये चीज़ नोटिस की है कि कोई भी सेक्टर है या कोई भी स्टॉक है वो 10 बजे से पहले या 10 बजे के बाद रिवर्स कर जाता है। तो इसके पीछे लॉजिक ये भी ऐड किया है कि कौन सा सेक्टर है जो 10 बजे तक कितना मूव कर रहा है, और 10 बजे के बाद क्या वो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। तो ये लॉजिक भी इसके पीछे ऐड है। इसके पीछे और भी हमने लॉजिक्स ऐड किए कि निफ्टी की परसेंटेज से वो कंपेयर करता है। मान लीजिए निफ्टी 0.50% ऊपर मूव कर रहा है, तो कोई सेक्टर अगर 0.50% से ऊपर होगा ना तो वो बुलिश दिखाएगा, वरना वो बुलिश नहीं दिखाएगा। मतलब अगर निफ्टी 0.50% है लेकिन कंजम्पशन 0.40% है तो वो बुलिश नहीं दिखाएगा, क्योंकि निफ्टी ब्रॉड मार्केट है तो हम ब्रॉड मार्केट को हमेशा कंसिडर करते हैं। तो इसमें हमने ये लॉजिक भी लगा रखा है। फिर हमने एक स्कोरिंग सिस्टम दे रखा है, जैसे 30 40 30 की 10 बजे तक जो मूव किया सबसे पहले उसको 10 से एग्जांपल में एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जो स्टॉक 10 बजे तक मूव, जो सेक्टर 10 बजे तक मूव किया उसको हम 3 नंबर देंगे। जो 10 बजे के बाद मूव कर रहा है उसको 4 नंबर देंगे। अ, और जो क्या कहते हैं अपना निफ्टी से ज़्यादा ऊपर है, उसको 2 नंबर देंगे। फिर एक इसमें और हमने कंडीशन ऐड की हुई है कि उन दोनों के बीच, मतलब 10 बजे से पहले, 10 बजे तक और 10 बजे से पहले वो सेक्टर कितना मूव कर रहा है, उसके डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को हम 1 नंबर देते हैं। तो एक स्कोरिंग सिस्टम है। वो स्कोरिंग सिस्टम के मतलब आउट ऑफ 10 स्कोर करता है कि अगर किसी का 9 स्कोर है तो वो नंबर 1 पे आएगा, अगर वो किसी का 8 स्कोर है तो वो नंबर 2 पे आएगा, किसी का 7 स्कोर है तो वो हेल्थ पे आएगा। लेकिन ये जितनी भी इसके पीछे की कैलकुलेशंस हैं हमें उसको नहीं देखना है। 1 मिनट। ठीक है। लेकिन इसके पीछे जितने भी मैंने आपको कैलकुलेशंस बताई हैं ना, हमें वो नहीं देखनी है, हमें वो नहीं समझना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कैलकुलेशंस करते बैठे। तो इसीलिए ये जो सेक्टर स्ट्रेंथ वाला इंडिकेटर है ये मैंने इम्प्लीमेंट किया है। अगर हम इसको कंपेयर करें आज के चार्ट से, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेटल सबसे ऊपर है एनएससी की वेबसाइट, मतलब जैसे एनएससी का जो डेटा है ना 1.59%, यहाँ पे इंडेक्स भी वही दिखा रहा है 1.59%। आपका क्या कहते हैं, मेटल सेक्टर मूव हुआ है। हमारे पे भी मेटल सबसे ऊपर मूव है। क्यों? क्योंकि मेटल 10 बजे के बाद भी मूव कर रहा था, इसीलिए वो टॉप दिखा रहा था। लेकिन इसमें जब परसेंटेज कैलकुलेट होगी वो ओपन से कैलकुलेट होगी, यहाँ पे जो परसेंटेज है वो क्लोजिंग से कैलकुलेट हो रही है। यहाँ पे कैपिटल मार्केट है 0.63%। कैपिटल मार्केट हमने अभी अपने सेक्टर में ऐड नहीं किया, और आने वाला जो अगला अपडेट है उसमें हम कैपिटल मार्केट को भी ऐड करेंगे इस सेक्टर को। कैपिटल मार्केट में बेसिकली NSE, BSE, ग्रो, एंजल 1, CDSL ऐसे स्टॉक्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो कि रियलिटी है, नंबर हमारे 3 नंबर पे, यहाँ पे भी रियलिटी है दूसरे नंबर पे। लेकिन यहाँ पे आप देखो एनर्जी 4th नंबर पे है। ठीक है, एनर्जी NSE की वेबसाइट पे 4th नंबर, लेकिन हमारा एनर्जी 7वें नंबर पे है। क्योंकि हमारे इंडिकेटर ने ये बताया कि एनर्जी से ज़्यादा IT सेक्टर बूम कर रहा है, IT से ज़्यादा मिड कैप स्मॉल, और इससे ज़्यादा फार्मा और हेल्थ केयर में मूव कर रहा है। और फार्मा और हेल्थ केयर इनकी वेबसाइट पे कहाँ है, यहाँ पे नीचे। लेकिन अगर फार्मा का आप चार्ट देखो तो चार्ट साइडवेज है। ठीक है, तो ये इसीलिए ये 0.4% अगर आपको दिखा रहा है ना, तो कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी, और कल की क्लोजिंग से कैलकुलेट करके बता रहा है। लेकिन हमारे इसने हेल्थ केयर और ये बताया, क्योंकि ये जब क्लोजिंग से कैलकुलेट करता है, आज की ओपनिंग से कैलकुलेट करता है, तो इसकी आज की ओपनिंग कहाँ पे थी, यहाँ पे इस लेवल से कैलकुलेट करता है। तो इसकी लॉजिक्स कैलकुलेशन के कुछ और हैं, इसलिए मैं NSE का डेटा नहीं देखता हूँ। मैं ये प्री डिफाइंड डेटा देखता हूँ जो एक लॉजिक के साथ हमें बताता है कि कौन से सेक्टर में दम है। अब इस टेबल को समझते हैं। बेसिकली टेबल क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्टर आपको दिखेंगे। यहाँ पे आपको रैंकिंग, आप लोग प्लीज़ म्यूट कर दीजिए ना। यहाँ पे आपको रैंकिंग सिस्टम मिलेगा। नंबर 1 जो है वो ऐसा सेक्टर है जो टॉप परफॉर्मर है। नंबर 21 है वो ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है। तो स्टॉक मार्केट में आप हमेशा किसी एक सेक्टर पे भरोसा नहीं रखते कि एक सेक्टर को आप पकड़ोगे और आप ट्रेड आइडेंटिफाई करोगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमेशा एक सेक्टर नहीं, हमें एटलीस्ट 3 या 4 सेक्टर्स पे ध्यान देना होता है। इधर भी हम ऊपर वाले 1 to 5 है इन सेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, और नीचे हम 17 से लेकर 21 तक ध्यान देते हैं हमेशा। ठीक है, हम ऐसे नहीं करते हैं बिल्कुल कि हाँ सिर्फ एक सेक्टर पकड़ा और
हम ऐसे नहीं करते कि एक सेक्टर हमने पकड़ा और सिर्फ उस पे हम फोकस करेंगे। हमारा हमेशा फोकस रहता है एटलीस्ट 5-5 हम सेक्टर पकड़ें, ठीक है? तो यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम है, जो नंबर 1 पे आपको शो करेगा उसका मतलब ये है कि वो सबसे ज़्यादा बुलिश है। जो नंबर 2 पे करेगा वो नंबर 2 है, रैंक सिस्टम है। तो आपको 6 से लेके 16 तक इग्नोर करना है चीज़ों को। ये आप तब इनको पकड़ोगे जब ये ग्रीन या रेड बनने लग जाए, तो आप इन पे ध्यान दोगे, वरना आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको 17 से 21 तक तब देखना है, या 1 से लेके 5 तक देखना है। एक सेक्टर पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना होता कभी भी, ठीक है? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि जैसे हम लोग हैं वैसे ही बड़े प्लेयर्स हैं। जैसे बड़े प्लेयर्स मार्केट में आते हैं, पैसा लगाते हैं और जब प्रॉफिट होता है तो निकल जाते हैं, तो वैसे ही बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, एक सेक्टर में पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होती है तो अपना पैसा दूसरे सेक्टर में रोटेट करते हैं, ठीक है? तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो ये टेबल क्या दिखाता है? बेसिकली सेक्टर रोटेशन दिखाता है कि कौन से सेक्टर में पहला पैसा रोटेट हो रहा था, अब किस में हो रहा है और अब किस में नहीं हो रहा है, ठीक है? इसको अगर मैं थोड़ा सा रिप्ले मोड पे आपको करके दिखाऊं, ठीक है? अगर इसको रिप्ले मोड पे मैं आपको करके दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे जैसे अगर मैं कैंडल, अब इन ग्राफ को देखना है, ग्राफ कैसे मूव करेगा, ठीक है? अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप इनको नोटिस करना। तो सबसे पहली ये क्या करता है, हर 5 मिनट में आपको अपडेट करता है कि कौन से सेक्टर में पैसा रोटेट हो रहा है, जो कि कोई भी आपको कोई भी वेबसाइट नहीं बताएगी, कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं बताएगा कि ये कैसे मूव कर रहा है, ठीक है? ये कैसे, कौन से सेक्टर में कब पैसा रोटेट हो रहा है। और हमें इसी से मतलब है, क्योंकि हम एक इंट्राडे ट्रेडर है। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे ही पहली कैंडल बनी मार्केट की, तो यहाँ पे कुछ ग्रीन बार्स आने लगे, कुछ रेड बार्स। तो आपको ये समझना है कि पहली कैंडल जब मार्केट की बनी थी, तो यहाँ पे ऐसे सेक्टर थे जिनमें बाइंग हो रही है और उनमें सेलिंग। आपको इसको ये नहीं समझना है कि इस सेक्टर की ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बन रही थी, नहीं। ये लॉजिक्स हैं इसके पीछे, लॉजिक्स के बाद ये बस ग्रीन और रेड कैलकुलेट करके ग्रीन और रेड बताता है, ठीक है? अब अगर हम 2-3 कैंडल्स और देखें तो आप यहाँ पे नोटिस करो डेटा कैसे रोटेट हो रहा है। तो जो लगातार ग्रीन बन रहा है मतलब उसमें लगातार बाइंग हो रही है, जो लगातार रेड बन रहा है उसमें लगातार सेलिंग हो रही है, और कुछ जो ब्लैंक है मतलब उसमें ना बाइंग है ना सेलिंग है, वो भी टेम्पररी नॉर्मल ही चल रहे हैं। यहाँ पे आपको 2-3 कंडीशंस देखने को मिलेंगी। पहली कंडीशन आपको ये देखने को मिलेगी कि कुछ कोई सेक्टर ऐसा होगा जो पहले रेड था। रेड मतलब जैसे ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर पहले 17 से लेकर 21, ये अगर आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, इसका रेड दिख रहे हैं, इसका मतलब ये जो सेक्टर था ना, ये पहले 17 से लेकर 21 के बीच में था, इसीलिए ये रेड है, ठीक है? बट आपको यहाँ पे नोटिस करना है, अगर कोई सेक्टर ऐसा है जो पहले रेड है लेकिन वो ऊपर जाने लग गया है, तो आपको ये समझना है कि उसमें बाइंग शुरू हो गई है। जैसे यहाँ पे ऑटो सेक्टर पहले क्या था, ये नीचे था, लेकिन अब ये ऊपर आ गया है, तो आपको ये समझना है कि ऑटो सेक्टर में बाइंग हो रही है, उसमें खरीदारी हो रही है, खरीदा जा रहा है, इसीलिए सेक्टर ऊपर जा रहा है। और कोई सेक्टर जो पहले ग्रीन था वो नीचे नीचे आने लग जाए, मतलब क्या है कि उसमें सेलिंग हो रही है। जैसे यहाँ पे ऑयल एंड गैस पहले ग्रीन था, मतलब ये 1 से लेके 5 के बीच में था रैंक, लेकिन अब ये 8 नंबर पे आ गया और देखो ब्लैंक्स आने लग गए। लेकिन इसका मतलब है कि अब इसमें सेलिंग होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। पहला ये समझना है, मतलब 3 चीज़ आपको इग्नोर नहीं करनी है। ऐसे सेक्टर इग्नोर नहीं करने हैं जो पहले रेड बन रहे हों और बाद में ग्रीन बनने लग जाएँ, ठीक है? तो उसका मतलब ये है कि आप समझो कोई चीज़ अगर पहले रेड थी और बाद में वो ग्रीन बनने लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कितना ज़्यादा पैसा लगा है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। और अगर कोई ग्रीन है और बाद में वो रेड बनने लग जाए उसके बार्स, तो आपको ये समझना है कि उसमें कितना पैसा लगा है उसको नीचे ले जाने के लिए। तो ऐसे सेक्टर्स को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, जो पहले रेड बन रहे हैं बाद में ग्रीन बने, ये पहले ग्रीन बन रहे हैं बाद में रेड बनने लग जाएँ, ठीक है? उसके बाद आपको उन सेक्टर्स पे फोकस करना है जो लगातार ग्रीन बन रहे हैं और जो लगातार रेड बन रहे हैं, ठीक है? तो सिंपल यही है। यहाँ पे ये जो बार्स हैं यहाँ पे आपको टाइम दिखने को मिलेगा 9:20 टू 9:55, मतलब पहली कैंडल 9:20 पे क्लोज होती है, 9:15 पे शुरू होती है और 9:20 पे क्लोज होती है, राइट? तो ये है आपकी 9:15 से 9:20 वाली कैंडल। फिर 9:20 से 9:25, 9:25 से 9:30, 9:30 से 9:35, 9:35 से 9:40, 9:40 से 9:45, 9:45 से 9:50, 9:50 से 9:55। तो यहाँ पे ये जो डेटा शो हो रहा है 9:20 टू 9:55 वाला शो हो रहा है, ठीक है? 5 मिनट में अपडेट होता रहेगा, ये इस साइड को मूव करता है डेटा, मतलब यहाँ से इधर इधर को जाता रहेगा। अब अगर हम थोड़ा और इसको आगे आगे लेके जाएँ तो अब टाइम भी चेंज हो रहा है। आप देखो, अब 10 से 11 हो गए, मतलब ये जो टाइम है ना, ये 9:55 टू 10 वाली कैंडल है, ये 10 टू 10:05, 10:05 सॉरी, ये है 9, ये है 9:55 टू 10, ये है 10 टू 10:05, ये है 10:05 टू 10:10, ये 10:10 टू 10:15। तो हर 5 मिनट का बार है, तो ये 11:10 तक का आपको शो हो रहा है। तो एक ही घंटे का यहाँ डेटा क्यों प्लेस हो रहा है? क्योंकि इंट्राडे में हमें बस पिछले एक घंटे का डेटा चाहिए होता है कि पिछले एक घंटे में क्या एक्टिविटी हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में 11:10 पे आए, ठीक है? आप बिजी थे पूरे दिन, आप 11:10 पे आए, तो 11:10 पे आपको ये डेटा शो होगा, जो आपको ये बताएगा कि मेटल में बाइंग हो रही है, रियलिटी में हो रही है, आईटी में हो रही है, मिड स्मॉल आईटी टेलीकॉम में बाइंग हो रही है, और फार्मा में अभी बाइंग शुरू हुई है। पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ग्रीन बार्स बनने लग गए, मतलब बाइंग अब शुरू हुई है,
ठीक है। तो ये इसीलिए 1 घंटे का हम डेटा देते हैं, क्योंकि हमें पिछले मार्केट में आए हुए इंट्राडे में आपको पिछले 1 घंटे से मतलब है, तो 1 घंटे में क्या हो रहा है आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो बेसिकली सेक्टर रोटेशन आप देखो यहाँ पे ग्रीन है, तो मतलब पहले एनर्जी सेक्टर 1 से 5 था, लेकिन अब ये नीचे आ रहा है, मतलब अब इसमें पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सेक्टर रोटेशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी ऐसे ही मूव करता रहेगा पूरे दिन, है ना। अब जिस टाइम पे भी आओगे आपको ऐसे डेटा मिलता रहेगा कि कौन से में बाइंग हो रही है और कौन से में सेलिंग हो रही है। ठीक है, ये डेटा आपको ऐसे प्रेजेंट करेगा, आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम के इसको ऑन करके रखना है। तो ये बेसिकली ये चीज़ है। अब हमारा जो दूसरा इंडिकेटर है, बेसिकली आपको क्या देखना है, ये जितने भी सेक्टर है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेटल सेक्टर बूम कर रहा है, टॉप पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने जब सेक्टर डिसाइड कर लिया ना, अब यहाँ पे सिंपल हम समझते हैं एक हमारा जो प्रोसेस है, हमारा प्रोसेस हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, निफ्टी की डायरेक्शन को एनालाइज करते हैं कि निफ्टी की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो निफ्टी की डायरेक्शन आप जब भी मार्केट में हो, ये सेटअप उन लोगों के लिए है जो कि आराम से पेशेंसली मार्केट का वेट कर सकते हैं, डिसिप्लिन और प्रोसेस के साथ चल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा निफ्टी के डायरेक्शन को मैं आपको एनालाइज करना समझाऊंगा कि निफ्टी की डायरेक्शन के साथ क्यों चलना चाहिए। क्योंकि एक कहावत है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आपने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया कि ट्रेंड क्या है, तो आपके लॉसेस होंगे। तो आपके आज तक के लॉसेस इसलिए हुए क्योंकि आपने जब ट्रेड किया आपने ये नहीं देखा कि निफ्टी की डायरेक्शन क्या है, आपने ये नहीं देखा कि सेक्टर की डायरेक्शन क्या है। ठीक है? तो इसीलिए आपके लॉसेस होते हैं। इट्स नॉट अबाउट इंडिकेटर। आप अगर वेबसाइट पे जाते हो, अगर आप एनएससी की सेक्टर देखते हो, तो भी आपको यही एनालाइज करना है। अगर आप टॉप गेनर टॉप लूज़र की लिस्ट देखते हो किसी भी वेबसाइट से, मनी कंट्रोल या कोई भी वेबसाइट जितनी भी हैं, आपको यही देखना है कि क्या निफ्टी की डायरेक्शन क्या है और सेक्टर की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ही आपको ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आप निफ्टी की डायरेक्शन कैसे एनालाइज करते हो, क्योंकि जब भी अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको निफ्टी की डायरेक्शन के साथ करना है। निफ्टी की डायरेक्शन को एनालाइज करने का तरीका क्या है कि जैसे मार्केट में पहली कैंडल बनी निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, अब हमें इतना पता चल गया कि मार्केट ने गैप अप दिया है। गैप अप मतलब मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट है जब मार्केट ओपन हुई। तो आप क्या कर सकते हो, अगर पिछले दिन की मार्केट साइडवेज है तो आप पिछले दिन की मार्केट का जो साइडवेज है उसका हाई एंड लो मार्क कर लो। ठीक है, ये पिछले दिन की मार्केट थी, इसका हाई और लो मार्क कर दिया। लेकिन हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि पिछले दिन का जो हाई था वो ब्रेक हुआ है, तो मतलब बुलिश सेंटीमेंट है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है मार्केट को एनालाइज करने का, जो पहली कैंडल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप उसका एक जोन मार्क कर दोगे कुछ इस तरह। अब अगर ये जोन को ब्रेक करके नीचे आती है तो मतलब एक बुलिशनेस बियरिशनेस आ गई है। और अगर कल का जो लो है कल का लो हमारा कुछ इस लेवल है, अगर ये इस लो को भी ब्रेक कर देती है तो मतलब कुछ ज़्यादा ही बियरिशनेस आ गई है मार्केट में। ठीक है, तो अगर इस जोन को ब्रेक करके ऊपर को जाती है मार्केट तो हम बुलिश ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट इसी जोन के बीच में रहती है तो साइडवेज, और अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाती है तो बियरिशनेस। जो भी आपके क्वेश्चन है उसको लिख लेना ताकि आप भूल ना जाओ, और 10 बजे के बाद हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे एनालाइज करो, ये तरीका होता है मार्केट को एनालाइज करने का। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ मार्केट में, आज एक बेयरिशनेस आई। ठीक है, कल का जो हमारा हाई था वो ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे आया, तो यहाँ पे हमें पता चल गया जो हमने जोन बनाया था जोन से भी नीचे गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेयरिश चीज़ें आ गई क्या, और ये नीचे गया था और नीचे गया देखो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हर दिन अब ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आज हुई है तो कल कुछ और सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप समझो कि मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से और अपने प्रोसेस के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग कोई स्टॉक में मैं मोमेंटम नहीं देख सकता, लेकिन आपको कहीं और किसी और वेबसाइट या कहीं पे उस स्टॉक में मोमेंटम दिखे। राइट, क्योंकि हर किसी का मार्केट को देखने का नज़रिया अलग होता है, स्ट्रैटेजी अलग होती है, आपको ये चीज़ समझनी है। दूसरा, जो चीज़ मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो आपके लिए एकदम झटके से काम नहीं करेगी, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को। ठीक है, टाइम दोगे तो ही वो रिजल्ट्स देगा, वरना आपको रिजल्ट्स नहीं देगा अगर आप शॉर्टकट आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर ये आज मार्केट ने ऐसे रिएक्ट किया, तो अगर आप जब 7 दिन मेरे साथ जब क्लासेस लोगे तो हर दिन हमें ये नहीं मिलेगा, अगले दिन कुछ और सिनेरियो मिलेगा, उससे अगले दिन कुछ और सिनेरियो मिलेगा, उसके अगले दिन कुछ और सिनेरियो मिलेगा। ठीक है, तो आपको सारे सिनेरियोस को एक्सेप्ट करना है कि क्या क्या सिनेरियोस मार्केट के हो सकते हैं, और उसी लिए आपको रुकना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, अपने आप को समझाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए ये निफ्टी की डायरेक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि अगर निफ्टी की मार्केट डायरेक्शन नीचे है ना, तो आप कोई सेक्टर भी वही चूज़ करोगे जो नीचे है, और आप स्टॉक भी वही चूज़ करोगे जो नीचे जा रहा है, आप निफ्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसलिए मकसद मैं था बताने का कि जब आप सेक्टर रोटेशन ओपन करते किसी भी टाइम पे, और अगर आपको लगता है कि निफ्टी नीचे जा रही है, तो आप सिर्फ नीचे वाले सेक्टर्स पे ध्यान दोगे, ना कि बुलिश सेक्टर्स पे। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही होती है निफ्टी डायरेक्शन, तो आप ऊपर वाले सेक्टर्स पे ध्यान दोगे, ना कि नीचे वाले सेक्टर्स पे। ठीक है, तो ये
ये मेन चीज़ होती है निफ्टी की डायरेक्शन के साथ। हाँ, जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, जब आप चीज़ें सीख जाओगे, तब आप डेफिनेटली 100% मार्केट के अगेंस्ट जाकर ट्रेड कर सकते हो। जब आपको नॉलेज हो जाएगी स्टॉक सिलेक्शन की, जब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे 1 2 3 1 साल बाद, तब आप डेफिनेटली मार्केट के अगेंस्ट जाओ। मैं जाता हूँ, मैं बहुत बार जाता हूँ मार्केट के अगेंस्ट जाता हूँ। मार्केट नीचे तो मैं कोई स्टॉक पकड़ लूँगा जो ऊपर जा रहा है, क्योंकि मुझे 7 साल हो गए हैं करते हुए। मुझे सारे स्टॉक्स के पैटर्न्स पता है कि कौन सा स्टॉक कैसे बिहेव करता है, कितना मूव करता है, कब मूव करता है, किस दिन मूव करता है, कौन से सेक्टर में कब पैसा आता है। वो एक्सपीरियंस के साथ आया है, वो आप 7 दिन में नहीं समझ पाओगे। तो आप तब समझोगे जब आप कंटिन्यू सीखोगे, जानोगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर निफ्टी नीचे है तो नीचे के सेक्टर, अगर निफ्टी ऊपर है तो ऊपर के सेक्टर, जब तक आप सीख रहे हो। जब आप सीख जाओगे तब आप अगेंस्ट जा सकते हो। लेकिन अभी हम जो भी प्रोसेस डिस्कस करेंगे वो वही करेंगे जो कि एक वैलिड प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, निफ्टी की डायरेक्शन एनालाइज करके हम वही सेक्टर चूज़ करते हैं। निफ्टी नीचे जा रहा है, लेकिन अगर आप ऊपर वाले सेक्टर चूज़ करोगे तो आपको एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा, 2 दिन आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन तीसरे दिन ऐसा झटका लगेगा कि सारा का सारा आपका पैसा लेके जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा यही प्रोसेस है। ठीक है, अभी हम प्रोसेस पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम बेस क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, एक मार्केट का होता है ना, जैसे हम क्लास में होते हैं ABCD सीखते हैं सबसे पहले, तो अभी ABCD सीख रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि ABCD सीखेंगे तभी तो APPLE एप्पल बनाना सीखेंगे, वर्ड बनाना सीखेंगे। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, ये प्रोसेस नहीं है। आप मत समझना कि ये प्रोसेस है मार्केट का, ये इनका प्रोसेस है। ये मेरा प्रोसेस और ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये मार्केट की बेसिक नॉलेज है जो कि हर किसी को पता होनी चाहिए। तो अगर आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हो, और अगर मान लीजिए आप मेरा इंडिकेटर नहीं यूज़ कर रहे हो, तो आप NSE की वेबसाइट पे जाके देखोगे कि कौन सा सेक्टर, अगर आपने देख लिया निफ्टी नीचे है तो आप NSE की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि कौन सा सेक्टर नीचे है। लेकिन उसको आप कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कि ओपन से कितना मूव कर रहा है। अगर आपको 4 दिख गए तो आपको चारों के इंडेक्स ओपन करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये वाला सेक्टर, ये वाला इंडेक्स हमें काम आता है, हेल्प करता है, हमारा टाइम बचता है। टाइम बचाओगे तो एंट्री एग्जिट पे फोकस कर पाओगे, टाइम नहीं बचा पाओगे तो झटके खाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम ही ढूंढने में लग जाता है, हमें ढूंढने में टाइम नहीं लगाना है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है जो भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ हो गई। अब हम इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। अब दूसरी आपको क्या चीज़ देखनी है, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, इसको मैं बॉटम लेफ्ट कर देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, इसको मैं इस सेट कर देता हूँ। अब समझो हमारा जो दूसरा इंडिकेटर है वो किस तरह काम करता है। ठीक है, आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने देख लिया कि यहाँ पे कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको सेटिंग्स में जाना है और दूसरा इंडिकेटर लगाना है। ये जो इंडिकेटर है ये बेसिकली क्या करता है, ये इंडिकेटर जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको इसके सेटिंग्स में जाना है। तो अगर आप मोबाइल पे हो तो आप मोबाइल चूज़ करो, अगर डेस्कटॉप पे हो तो आप डेस्कटॉप चूज़ करो। ठीक है, आपको इसको मोबाइल पे या डेस्कटॉप जो भी करना है तो आप साइड पे आपको लेबल आ जाएगा। ठीक है, इस इंडिकेटर का वैसे भी काम हो चुका है तो आप इसको बंद भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी मैं ऑन रखूँगा जानने के लिए। तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में जाना है और आपको बस वही सेक्टर चूज़ करना है जो बियरिश है। ठीक है, और ये तेज़ तेज़ करना है, ये जल्दी जल्दी करना है आपको। ठीक है, और जल्दी जल्दी आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन में नहीं सीखोगे, आपको 1 महीना लगेगा सीखने में कि इस पे हाथ कैसे चलाना है इन इंडिकेटर्स पे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे PSU बैंक सबसे नीचे है, तो आप क्या करोगे, PSU बैंक को सर्च मारोगे। ठीक है, ओके करोगे तो आपको यहाँ पे साइड पे लेबल आएगा कि क्या PSU बैंक में कोई स्टॉक है जो मोमेंटम में है। तो कैनरा बैंक आया था हमें 10:50 पे, बैंक ऑफ बड़ौदा आया था 11:10 पे, SBI आया था 11:10 पे, बैंक ऑफ इंडिया आया था 11:25 पे। तो जो सेक्टर नीचे हैं आपको इसकी सेटिंग्स में जाके बस उसी को सर्च मारना है और देखना है कि लेबल है कि नहीं। ठीक है, लेबल, और अगर नीचे का सेक्टर देख रहे हो, अगर निफ्टी नीचे है, ठीक है, निफ्टी नीचे है, सेक्टर भी नीचे है, तो आपको स्टॉक्स भी वही चूज़ करने हैं जो नीचे हैं जब तक आप सीख रहे हो। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे डेफिनेटली आप अगेंस्ट द मार्केट जा सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप अपने रिस्क को मैनेज करके चल सकते हो। लेकिन प्रोसेस यही है, चाहे आप इंडिकेटर यूज़ करो ना करो, ये बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट के। मार्केट के बड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हम बेसिक्स सीख रहे हैं अभी। ठीक है, तो अपने आप को टाइम देना, समझना चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें क्लियरली पता चल गया। तो बस आपको यही करना है, अगर आप 10 बजे आए हो मार्केट में तो आपको 10 बजे एनालाइज करना है कि क्या चल रहा है। आपको देखना है कि कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है, आपको इसके सेटिंग्स में जाके फटाफट चूज़ करना है। आप 10 बजे आप आपने देखा PSU बैंक है, PSU बैंक देख लिया आपने। और ठीक है, उसके बाद आपको लग रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल, आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल पे फटाफट क्लिक करके देख लिया कि क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल का कोई स्टॉक है जो नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी देर में अपडेट करके देगा कि अगर यहाँ पे सेक्टर नीचे है लेकिन कोई स्टॉक नहीं है तो समझो कि नहीं है स्टॉक। ठीक है, इन स्टॉक्स के पीछे का लॉजिक क्या है, यहाँ पे कौन से स्टॉक्स आते हैं, यहाँ पे वही स्टॉक्स आते हैं जिनमें मेरी स्ट्रैटेजी पास है। मेरी स्ट्रैटेजी पास है का मतलब ये है कि
मेरी एक स्ट्रैटेजी है, एक स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी है। स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी क्या होती है, हर किसी की स्ट्रैटेजी है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे कोई हम रिलायंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम बेसिक्स क्या देखते हैं, मार्क चीज़ें क्या क्या चीज़ें देखते हैं हम, ठीक है। एक मिनट में दिखाता हूँ, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो हम बेसिक्स लोग क्या क्या देखते हैं जब भी एक स्टॉक में मोमेंटम देखते हो, और जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं, आप लोग यहाँ पे यूज़ करते होगे ईएमए इंडिकेटर, ठीक है। इसकी मैं लाइंस को हटा देता हूँ, एक मिनट, टेबल को रख देते हैं, लाइन से हटा देते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या क्या देखते हैं, जब भी एक सेक्टर स्टॉक मूव करता है तो हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ईएमए लगाते हैं, ठीक है। ईएमए 921, जो भी उनका लाइन है, कुछ लाइन्स आ जाती हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे वी वैप लगाते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि प्राइस वी वैप से ऊपर है या नीचे है। कुछ लोग यहाँ पे लगाते हैं वॉल्यूम लगाते हैं, ठीक है, कि क्या वॉल्यूम है कि नहीं स्टॉक में। अलग अलग, हर किसी का अलग अलग तरीका, हर किसी की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, आप अपने आप पे भरोसा रखो। ज़रूरी नहीं है अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ तो आपको वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए, वो आपको फॉलो करने हैं। आपने जिस दिन वो फॉलो कर लिया, आप 100% आपके ना रिजल्ट्स आने आपको शुरू हो जाएंगे। तो हम क्या करते थे, मैं भी क्या करता था, इतने इंडिकेटर्स लगाता था और चार्ट्स में बहुत लाइंस आ जाती थी। इसके साथ हम और भी लगाते थे, हम अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, और कौन सा होता है हमारा, आरएसआई होता है, लोग आरएसआई देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखते हैं, हर किसी का अपना अपना स्टाइल है देखने का। कोई एमएसीडी देखता है, ठीक है, कोई एमएसीडी इंडिकेटर लगाता है। तो मैं भी बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाता था। ये इतने इंडिकेटर्स लगाने के बाद ना समझ ही नहीं आता था कि क्या एनालाइज करना है, क्योंकि ये तो एक स्टॉक पे एनालाइज किया है, इसको एनालाइज करते करते मेरे को 2 मिनट लगते थे, तब तक ट्रेड निकल जाता था, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मेरी जो भी स्ट्रैटेजी थी, जो भी पैरामीटर्स मैं देखता था एक स्टॉक में, ठीक है, मैंने उसको कोड किया और उसका एक इंडिकेटर बना दिया। तो दैट मीन्स इसका ये कि जब आपको किसी स्टॉक पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ क्रॉम्पटन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं लेबल आ रहा है तो मैं क्रॉम्पटन से एग्जांपल से समझता हूँ, ठीक है। देखो, तो एग्जांपल हमें यहाँ पे क्रॉम्पटन में लेबल आया कितने बजे, 11:45 पे, इस लेवल पे, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे लेबल आया ना, तो दैट मीन्स इस लेवल पे, इस कैंडल पे आके मेरे पैरामीटर्स, जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो इस कैंडल पे आके पास हुई है। तो हमें ये नहीं देखना है कि यार ये मोमेंटम मिस हो गया, कोई भी इस मोमेंटम को नहीं पकड़ सकता, आप यकीन मारो मार्केट का, कोई भी नहीं पकड़ सकता इसको। तो मेरा जो रूल्स, मेरे जो पैरामीटर्स हैं वो पास हुए हैं इस लेवल पे। इसके बहुत पैरामीटर्स हैं, हम देखते हैं कि पिछले दिन का लो ब्रेक हुआ कि नहीं, हम ये देखते हैं कि आज की कैंडल का जो 5 मिनट का लो ब्रेक हुआ कि नहीं, हम इसमें ये देखते हैं कि वॉल्यूम है कि नहीं, हम इसमें एडीएक्स चेक करते हैं। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाओ, है ना, कुछ भी आप लोग से छुप नहीं रहा है, आप समझो, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी 30 मार खान वाली स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैं छुपा रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने है। मैं इसमें एडीएक्स देखता हूँ, ADX 25 है कि नहीं, हम मैं वॉल्यूम देखता हूँ कि 1.5 गुना है कि नहीं, मैं ATR देखता हूँ कि क्या ATR ब्रेकआउट हुआ कि नहीं, मैं पिछले दिन का लो ब्रेक देखता हूँ कि पिछले दिन का लो ब्रेक हुआ, मैं आज का लो देखता हूँ पहली कैंडल का कि लो ब्रेक हुआ कि नहीं, ठीक है। मैं ईएमए देखता हूँ कि ईएमए ट्रेंड में है कि नहीं, ये जो आपको बैकग्राउंड रेड दिख रहा है तो इसका मतलब ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड है इसमें। मैं तो और बहुत सारे पैरामीटर्स है इसमें, कुछ मैंने मैथमेटिकल पैरामीटर्स भी डाले हैं, जैसे स्पीड कैलकुलेट करता है ये, ठीक है। तो स्पीड का कोई भी इंडिकेटर नहीं होता है, ठीक है, स्पीड कैलकुलेट करता है, मोमेंटम कैलकुलेट करता है। तो ऐसे ही हमने बहुत पैरामीटर्स इसमें ऐड किए, और इतना स्ट्रिक्ट पैरामीटर किया है कि जब कोई लेबल आएगा उसके पीछे बहुत कंडीशंस है। तो आप ज़रूरी नहीं कि इसमें लेबल आ गया तो आपको ट्रेड करना है, लेबल बस हमें बता रहा है कि किस में मेरी स्ट्रैटेजी पास हुई है, लेकिन क्या लेबल आने के बाद जगह है मूव करने के लिए, वो हमें एक तीसरा इंडिकेटर बताता है हमें। तो बेसिकली आपको सिंपल ये समझना है कि आपने यहाँ पे सेक्टर देखा कौन सा मूव कर रहा है, आपको यहाँ पे सेक्टर दिख गया कि कंज्यूमर ड्यूरेबल, एग्जांपल के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल नीचे मूव कर रहा है 17 नंबर पे। आप इसके सेटिंग्स में गए, आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल सर्च मारा, यहाँ पे आपको क्रॉम्पटन आ गया 11:45 पे, ठीक है। अगर अब बस यही सिंपल सा यही रूल है, आपको लेबल आ गया, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या लेबल आने के बाद मुझे ट्रेड करना है कि नहीं करना। तो यहीं पे हमारा इंट्रोड्यूस होता है तीसरा इंडिकेटर, जो कि है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर, ठीक है। अब हम इस इंडिकेटर को डीपली समझते हैं कि ये इंडिकेटर क्या करता है। ये इंडिकेटर बेसिकली सबसे पहले आपको एक जोन बना के देता है कि कौन से जोन में आपको ट्रेड करना है, ठीक है, मतलब कौन से जोन में आपको ट्रेड करना है। अगर आपको जोन नहीं दिख रहा है और अगर कैंडल्स आपकी जोन के बीच में नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि ये जो आप लाइंस देख रहे हो ना, ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर आप यहाँ पे इसको डीपली चेक करो तो यहाँ पे DS लिखा है, मतलब डेली सपोर्ट लेवल, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्लॉट करता है।
और मैं यहाँ पे गारंटी और चैलेंज करता हूँ कि आप जब इस इंडिकेटर को यूज़ करोगे और जब आप बैक टेस्ट करोगे ना आपके लॉसेस पे, जितने भी आपके आज तक लॉसेस हुए हैं उन चार्ट पे जब आप उनको बैक टेस्ट करोगे, आपको यहाँ पे रिप्ले मड पे जाना और एक डेट सेलेक्ट करनी है और उस डेट पे चले जाना जिस दिन आपको लॉस हुआ। आपको ये इंडिकेटर अप्लाई करना और आप देखोगे कि जब आपकी एंट्री आपने ली थी और वो प्राइस इसलिए रिवर्स किया क्योंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल था बड़े टाइम फ्रेम का, और तभी आपका प्राइस वहाँ से रिवर्स हुआ था। और मेरी भी जब लॉसेस हुए थे ना, जब मैंने अपना 24 लाख रुपए गवा दिया था, तब मुझे समझ आया था कि ये लॉसेस क्यों हुए थे, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स मार्क नहीं करता था। अब आप देखो प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है तो क्यों ये इसी लेवल से रिवर्स हुआ, क्योंकि यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल था, इसने सपोर्ट लिया और ऊपर गया। ठीक है। अब इस अगर मैं इस इंडिकेटर को थोड़ा हम बैक टेस्ट करें, ठीक है, तो आपको मैं चीज़ें दिखाता हूँ कि क्यों ये इंडिकेटर द बेस्ट इंडिकेटर एंड ऐसा इंडिकेटर है जो आपको प्रॉफिट की मैं बिल्कुल यहाँ बात नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा इंडिकेटर जो आपके लॉसेस बचा देगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं। तो ये देखो, अब आप समझो कि प्राइस ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, क्यों इसी लेवल यहाँ इतने अच्छे से नीचे आ रहा था, लेकिन क्यों यहीं से रिवर्स किया, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे आर लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो प्लॉट लेवल्स प्लॉट होते हैं ना, ये पहली कैंडल पे प्लॉट हो जाते हैं मार्केट के। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा, लेकिन मार्केट की थ्योरी ये है कि जब एक लेवल के ऊपर प्राइस चल रहा है तो वो सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो यहाँ पे इसको अब मैं सपोर्ट कंसिडर करूँगा क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है, जब प्राइस ऊपर था तो ये सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे आके टच हुआ तो हम इसको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल नहीं बोलेंगे, अभी हम लेवल्स बोलते हैं ताकि चीज़ें समझ आए। देखो प्राइस यहीं से क्यों रिवर्स हुआ और यहीं पे क्यों रुक गया, अगर इतनी नीचे आ रहा था तो यहाँ से फाड़ के नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक लेवल था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस इस लेवल की आपकी लॉसेस बचाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वहाँ पे लेबल मिल गया तो आपको ट्रेड करना है किसी स्टॉक में, नहीं, आपको जोन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब टेक महिंद्रा की बात करते हैं कि टेक महिंद्रा कहाँ से रिवर्स किया, क्यों टेक महिंद्रा प्राइस यहाँ से देखो प्राइस ऊपर जा रहा था, क्यों इसी लेवल से रिवर्स हुआ, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे। 1 आवर टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस लेवल था, हम सोचते कि ब्रेकआउट हुआ है हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, लेकिन हम टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स को मार्क नहीं करते थे। ठीक है, इसीलिए लॉस हुआ। ठीक है, प्राइस नीचे आया, ठीक है, क्यों इस जगह पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक लेवल था। क्यों प्राइस नीचे आया और इसी जगह से रिवर्स हुआ, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल था। तो हमें दिखने में, अगर मैं इंडिकेटर हटा दूँ तो दिखने में ऐसा लगता है अरे यार क्या मूवमेंट थी, यहाँ पे पकड़ते और यहाँ पे छोड़ देते। नहीं, ये अनहेल्दी स्टॉक था, ये दिखने में अच्छा लग रहा है, ये अनहेल्दी स्टॉक था, आपका कभी भी लॉस खा सकता था। तो हमें ऐसे नहीं ट्रेड करना है, हमने पहले पैसा बचाना सीखना है, और अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो पहले आप पैसा बचाना सीखोगे, कमाना बाद में सीखोगे। प्राइस नीचे आया, क्यों इसी लेवल से रिवर्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट लेवल था। ठीक है, ऑल तो पिवट पॉइंट्स हमें काम करते हैं, पिवट पॉइंट्स बहुत हेल्दी होते हैं, वो आज के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल पे हमें मदद करते हैं, लेकिन पिवट पॉइंट थोड़ी देर के लिए हटाते हैं और समझते हैं इसी लेवल से रिवर्स क्यों हुआ। आप यहाँ पे नीचे 3 कैंडल देख के आप मोमेंटम पकड़ोगे और प्राइस रिवर्स कर जाएगा, क्यों, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का एक लेवल है यहाँ पे। क्यों प्राइस अगर ऊपर जा रहा था तो यहीं से क्यों रिवर्स हुआ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे भी एक लेवल था। क्यों प्राइस यहाँ पे, अगर आप इसको डीपली एनालाइज करो, क्यों प्राइस यहाँ पे बार बार जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जा नहीं पाया, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था। और ज़रूरी नहीं कि ये लाइन्स बाद में ड्रॉ होती हैं। अगर मैं इसी को 24 को दोबारा रीप्ले करूँ, ठीक है, और मैं पहली कैंडल बनाऊँ, ठीक है, तो आप देखो ये जो हमें लेवल्स मिले हैं ना, ठीक है, देखो ये जो हमें लेवल्स मिले हैं, ये जब कैंडल्स बनती हैं ना उसी वक्त, एक कैंडल 2 कैंडल्स जैसे ही बनेंगी आपको ये लेवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि ये लेवल्स के बीच में है, और इन लेवल्स के बीच में अगर है तो हमें ट्रेड नहीं करना है प्राइस कहीं से भी। अब देखो प्राइस इसी लेवल पे ऐसे ही ऑलरेडी बन चुके हैं लेवल्स, ये ऐसे नहीं कि बाद में बन रहा है, ये पहले ही बन चुके हैं लेवल्स। तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि कौन से लेवल पे आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे आप क्लियरली देखो कि प्राइस यहाँ से जाने की कोशिश की, ऊपर नहीं गया, नीचे आया, यहाँ से जाने की कोशिश नहीं गया, झटके से नीचे आया। हम सोचते हैं ग्रीन कैंडल बन गई एंट्री ले ले, नहीं, आपको गिराएगा बहुत नीचे, तो लॉस बचाना सीखेंगे। तो ये इंडिकेटर इसलिए काम करता है। पहला इंडिकेटर हमें बताता है कि कौन से सेक्टर में पावर है, दूसरा इंडिकेटर स्टॉक सेलेक्ट करता है जिसमें मेरा क्राइटेरिया है, और तीसरा इंडिकेटर हमें जोन्स बना के देता है कि कौन से जोन में ट्रेड करना है। जैसे हम आज का कोई टॉप स्टॉक देखें, अगर जैसे VMM की अगर मैं बात करूँ तो क्या VMM में ट्रेड कर सकते थे, ये एरिया था ट्रेड करने का, ये वाला। लेकिन जब प्राइस ने गैप अप दे दिया ना, इतना ऊपर मूव कर दिया, तो ये नहीं है एरिया ट्रेड करने का।
ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स है, दिखने में अगर मैं इसको हटा दूँ दिखने में लगता है कि बहुत अच्छा मूव किया है, लेकिन प्राइस यहीं से क्यों रिवर्स किया? अगर इतना अच्छा मोमेंटम था तो ऊपर क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला, और रिजेक्शन कहाँ पे मिला है? हमें 1 आवर टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस लेवल था वहीं पे रिजेक्शन मिला है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लाइन यहाँ पे है तो रिजेक्शन यहीं से मिले, थोड़ा बहुत हम बफर होता है मार्केट में, जंप्स होती हैं, लेकिन समझो यहीं से क्यों रिवर्स हुआ? ये एरिया हमारे पास था ट्रेड करने के लिए, तो प्राइस ट्रेड जोन में क्यों नहीं आया? इतना अच्छा मोमेंटम था। तो दिखने में चीज़ें अच्छी जो दिखती हैं ना वो कभी अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है? कोई भी स्टॉक परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। कोई भी सेटअप एक्यूरेट नहीं होता है, उसको एक्यूरेट बनाना पड़ता है। सिस्टम एक्यूरेट नहीं होता है, हम एक्यूरेट होते हैं, हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना है अपने लॉसेस बचाने हैं तो, ठीक है? अगर बात करें मुथूट फाइनेंस की, तो क्या मुथूट फाइनेंस में ट्रेड लिया जा सकता था? ऑब्वियसली लिया जा सकता था। देखो, यहाँ पे ट्रेड आराम से आप कर सकते थे क्योंकि खाली एरिया और मूव देखो। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड प्लान करते ना, यहाँ पे भी अगर ट्रेड प्लान होता तो यहाँ से आपको 1% मूव कैप्चर करने को मिलता, और 1% बहुत है। 1% आपको 3-4 हज़ार रुपये और बहुत आराम से देगा। और दूसरा, यहाँ पे आप क्या कहते हैं अपना, यहाँ पे अगर आप चेज़ करोगे तो छोटे मोमेंटम्स कैप्चर करोगे। हम हमारे पास नहीं है इतना पैसा कि हम रिस्क लें और बड़े मोमेंटम्स कैप्चर करें, ठीक है? कोई नहीं कर सकता है इतने बड़े मोमेंटम कैप्चर। हमें छोटे मोमेंटम्स पे ही फोकस करना है, पता नहीं मार्केट पे भरोसा नहीं करना है कि कब रिवर्स कर जाए, ठीक है? अगर हम बात करें सीमेंस की, तो क्या सीमेंस में हम ट्रेड ले सकते थे? जब ये जोन में आया तो हम डेफिनेटली इसमें ट्रेड ले सकते थे, लेकिन वो एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया नहीं है। अभी हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब दिखने में लगेगा कि यार ये मोमेंटम मिस हो गया तो ये इंडिकेटर बेकार है, ठीक है? ऊपर वाले स्टॉक्स में ऐसा लगता है, लेकिन अगर मैं इसका रिजल्ट्स आपको नीचे वाले स्टॉक्स में दिखाऊं, क्योंकि जब भी किसी आपको, हम पता है गलती क्या करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि हम ना अपने सारे इंडिकेटर, हम अपनी जो टेस्टिंग करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, हम टॉप स्टॉक्स पे करते हैं। ये एक रूल है कि जब आपको अपनी कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करनी है, आपको कोई भी चीज़ टेस्ट करनी है ना, तो आप उनको उन स्टॉक्स पे करोगे जो साइडवेज हैं, क्योंकि टॉप स्टॉक्स पे तो सारे इंडिकेटर्स चल जाएंगे। टॉप स्टॉक पे तो आप ईएमए इंडिकेटर भी लगाओगे वो भी चल जाएगा, वी वैप लगाओगे वो भी चल जाएगा। आपको लगेगा अरे प्राइस वी वैप से ऊपर था इसलिए प्राइस मूव किया, नहीं। आपको जब भी कोई चीज़ बैक टेस्ट करनी है तो आपको हमेशा उन स्टॉक्स पे फोकस करना है जो साइडवेज थे। जैसे हेवल्स, क्यों प्राइस रिवर्स हुआ, ठीक है? क्यों यहाँ से इसने प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन एक बार और दो बार यहाँ से इसने रिजेक्शन दिया। प्राइस तीसरी बार भी इतना अच्छा मोमेंटम दे रहा था तो यहीं से क्यों वापस हुआ? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का एक लेवल था यहाँ पे। तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है, हमें जोन में ट्रेड करना है, और ये ऐसा जोन है जहाँ पे प्राइस अच्छे से मूव करता है। प्राइस यहीं से रिवर्स हुआ। अगर मैं बात करूँ अदानी एंड की, तो क्या इसमें रिवर्सल्स मिला? डेफिनेटली मिला। प्राइस अच्छे से ऊपर जा रहा था, लोगों को लगता है अरे अदानियन पे हम ट्रेड करते हैं, पर क्यों यहाँ से रिजेक्शन मिला? क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल था। ये झटके से आया, इस मोमेंट को कोई कैप्चर नहीं कर सकता। हमें लगता है अरे यार ये मोमेंट हम पकड़ लेते, कोई नहीं पकड़ सकता है। ये इतने झटके में मोमेंट्स होती हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलेगा, जब तक हम इसको देखेंगे तब तक ये निकल चुका होगा। अब आप देखो प्राइस यहीं से इसी लेवल पे क्यों कंसोलिडेट किया? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट लेवल था। किसी चीज़, किसी इंडिकेटर, किसी को भी अगर टेस्ट करना है ना तो उसको ऐसी मार्केट में करो, ऐसे स्टॉक्स में करो जो साइडवेज हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो प्राइस यहीं से क्यों रिवर्स हुआ? प्राइस इतना अच्छे से ऊपर जा रहा है स्मूथली, यहीं से क्यों रिवर्स हो गया? क्योंकि यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल है। अब हम देखते हैं मार्केट, हम देखते हैं अरे यार हेवल्स ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लेते हैं, पर जैसे ही आप प्लान करते हो रिवर्स हो जाता है। फिर हम ढूंढते हैं कि यार मेरी स्ट्रैटेजी गलत है। आपकी स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, आप समझो। आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, मैं बिल्कुल यहाँ अपने इंडिकेटर्स प्रमोट नहीं करूँगा, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, कोई भी स्ट्रैटेजी है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना। अब जैसे एग्जांपल कि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है तो हम कैसे मार्क करते हैं? हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है? तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल मार्क करना है, तो हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस लेवल पे, ठीक है? ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम कुछ इस तरह लाइंस ड्रॉ करेंगे अगर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने की। यार इस ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल है, हम इस तरह मार्क करते हैं हमेशा चीज़ों को। लेकिन आप समझो ये करते करते आपको टाइम निकल जाएगा, और जब आपका टाइम निकलेगा आपका ट्रेड मिस होगा। तो इसीलिए चीज़ों को जितना आप स्मूथ रखोगे ना, जितना बेटर रखोगे, आपकी आंखों के सामने चीज़ें होंगी, उतना आपको बेटर रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए ये जो इंडिकेटर है ये आपको ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देता है कि कौन से टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स हैं, और जोन्स ड्रॉ करके देता है कि कौन से जोन में ट्रेड करना है। अगर बात करें ONCG की, तो क्या ONCG में हमने करना था? यहाँ पे एक झटका मिला, इसी लेवल से रिवर्स हो गया प्राइस, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का लेवल था यहाँ पे, ठीक है? प्राइस नीचे आ रहा था, क्यों इसी लेवल से रिवर्स किया? क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल था। हर दिन नहीं होता है ट्रेड करने वाला, आप समझो इस चीज़ को। हमें दिन में 2-3 स्टॉक्स ही मिलते हैं जिनमें ट्रेड हम कर सकते हैं,
अगर यूनियन बैंक की बात करें तो क्यों यूनियन बैंक रिवर्स हुआ, डेफिनेटली हुआ। क्यों हुआ, यहीं से रिवर्स हुआ, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे। तो हमें ट्रेड करना है जोन्स में, जब जोन मिले, ऐसे लाइंस में ट्रेड नहीं करना है। आपका ये सिंपल इंडिकेटर क्या करेगा, आपके लॉसेस बचा देगा। आप समझो, पैसा हर कोई कमा लेता है, लॉसेस नहीं बचा पाता है, लॉसेस बचा देगा। और आप इसको जब यूज़ करोगे ना, एटलीस्ट 7 डेज़ भी यूज़ करोगे, आपको इसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। आपके जब लॉसेस बचेंगे तब आपको पता चलेगा। प्राइस ऊपर गया, रिवर्स हुआ। प्राइस क्यों इसी लेवल से वापस रिवर्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट लेवल था। क्यों यहाँ के रिवर्स हुआ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का। तो हम क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल नहीं मार्क करते हैं। नॉट अबाउट माई इंडिकेटर्स। जब भी आप लाइफ में, कभी आप मेरे साथ कनेक्टेड रहो या कभी लाइफ में ना रहो, मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करने हैं। आप चाहे जितने मर्जी एडवांस कॉन्सेप्ट सीख लो, जितने मर्जी कोर्सेज कर लो, जितने मर्जी लोगों के वेबिनार ज्वाइन कर लो, अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किए तो आपके लिए सामने वाला इंसान बेकार है। आपने किसी का वेबिनार ज्वाइन किया, आपने उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो की, आपको लॉस होगा। इसलिए होगा क्योंकि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क नहीं किया। और कोई भी इंसान जब वेबिनार्स अपने करता है ना, तो वो ये नहीं बताता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने होते हैं, क्योंकि उसको ये पता है कि जब आप किसी का वेबिनार अटेंड कर रहे हो ना, तो आपको मार्केट की नॉलेज है और आपको इतना पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात ही नहीं करता है कोई। ठीक है, और यही डिफरेंस मैंने देखा लोगों के वेबिनार्स में, कि जब वो ज्वाइन करते हैं ना लोग, तो उनको क्लैरिटी नहीं दी जाती कि यार आप स्ट्रैटेजी तो ले लोगे, लेकिन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। आप कोई भी वेबसाइट कुछ भी यूज़ करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करना। चाहे मेरा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपकी कोई पर्सनल स्ट्रैटेजी है, आपको अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी पे शक है, तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है। और कोई भी, जब आप बैक टेस्टिंग करोगे अपनी स्ट्रैटेजी को, तो टॉप स्टॉक्स, टॉप लूजर, टॉप गेनर स्टॉक्स पे नहीं करते हैं बैक टेस्ट। हमेशा साइडवेज स्टॉक्स में करते हैं ट्रेड, क्योंकि ये आपको असली सिखाता है। साइडवेज स्टॉक्स आपकी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करते हैं, आपको प्रोसेस समझाते हैं। ठीक है। अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे, टॉप स्टॉक्स पे देखोगे, तो आपको हर स्टॉक अच्छा लगेगा कि यार मेरी स्ट्रैटेजी काम की है, लेकिन रियल मार्केट में वो काम नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रैटेजी को साइडवेज स्टॉक्स पे टेस्ट नहीं किया था। ठीक है। इंडिको की बात करें, क्यों यहाँ से रिवर्स हुआ, क्योंकि 15 मिनट का रेजिस्टेंस। तो दिखने में अच्छा लगते हैं ये स्टॉक्स, यार नीचे आया, मैं यहाँ पकड़ता और यहाँ छोड़ देता, ऐसे नहीं होता है। हम एक मोमेंटम ट्रेडर है, हम एक ब्रेकआउट ट्रेडर है, तो हमें जोन चाहिए। अब जोन कौन कौन से हैं, अगर मैं देखूँ, अगर हमें कोई ट्रेड मिलने के लिए जोन मिला था, तो ग्लेनमार्क मिला था। यहाँ पे ट्रेड प्लान हो सकता था, प्राइस इजीली गया। यहाँ पे नहीं करना है ट्रेड, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता तब तक नहीं करना है ट्रेड। मैं यहाँ कर सकता हूँ ट्रेड, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा, क्योंकि मुझे पैटर्न पता है ग्लेनमार्क का। मैं रोज़ इस चार्ट को देखता हूँ, मैं रोज़ इस चार्ट के बारे में लिखता हूँ। मेरे पास ग्लेनमार्क की 300 पेज की पीडीएफ है, मुझे पता है कि ये स्टॉक कब मूव करता है, कितना मूव करता है, कैसे मूव करता है। मैं यहाँ पे भी ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, यहाँ पे भी। तो इनकेस जब आप मुझे फॉलो करोगे, तो आप ये आपके क्वेश्चन आएंगे कि सर आपने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, आपने तो बोला था कि यहाँ ट्रेड नहीं लेते, जोन में लेते। मैं ट्रेड कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप अभी एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, तो आपको जो सिखाया जा रहा है ना, आप बस उस पर फोकस करो। ठीक है। और जो लोग पुराने लोग हैं ना, जो लोग काफ़ी टाइम से यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, वो यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, वो यहाँ पे भी ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है मार्केट के पैटर्न्स मेरे साथ रह के। ठीक है। और अभी थोड़ी देर में हम, वो लोग आएंगे अभी ज्वाइन, अभी जब बातें बातें होंगी, तो आज जिन्होंने भी ट्रेड्स किए होंगे, वो आपको बताएंगे कि कब ट्रेड किया, कहाँ ट्रेड किया, क्यों लॉस हुआ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट डिस्कस होता है, यहाँ लोग लॉस भी डिस्कस करते हैं कि सर मुझे आज लॉस हुआ, मैंने यहाँ पे किया, और पता भी होता है सामने वाले को कि उसकी गलती क्या थी, और बताते कि सर मैंने यहाँ पे ये रूल ब्रेक किया था, इसलिए मेरी गलती हुई। ठीक है। तो हमारा जो कम्युनिटी है, हमने ऐसे ही बिल्ड किया। हम बात भी करते हैं आपस में, प्रॉफिट्स भी शेयर करते हैं, किसका प्रॉफिट हुआ, लॉस भी शेयर करते हैं, लोगों की गलतियों से सीखते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी एंट्री एग्जिट हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमने चीज़ें समझ ली। ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। अभी हमने पूरा प्रोसेस नहीं समझा है, पूरा प्रोसेस हम कल समझेंगे कि पूरा 1 to A to Z प्रोसेस क्या है, लेकिन आज बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी था कि बेस क्या है मार्केट का। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है कि आप सबसे पहले सेक्टर दिखाओ, पहले आप निफ्टी लगाओगे। ठीक है। निफ्टी की मार्केट आप लगाओगे कि निफ्टी क्या कह रहा है। ठीक है। सेटिंग्स में जाओगे, इसको आप टॉप राइट कर दो। समझो, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको दिमाग नहीं लगाना है कि क्या हो रहा है, आपको इधर उधर नहीं भागना है। आपके सामने मूव कर रहा है, निफ्टी नीचे जा रही है, तो नीचे वाले स्टॉक देखने, दूसरे इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाना है और इन स्टॉक्स को सर्च मारना है। जैसे अगर सीमेंट है, तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, सीमेंट सर्च मारोगे, ओके करोगे, और यहाँ पे आपको टेबल आ जाएगा कि सीमेंट का अल्ट्राटेक सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट जो मूव कर रहा है 1145 पे लेबल आया है। तो आपको क्या करना है, सिंपल
अल्ट्राटेक सेमो पे जाना है और आपको देखना है कि क्या स्पेस है ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे हमें अलर्ट आया, ठीक है, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर लगाना है तीसरा। और आप देखो यहाँ पे कोई जोन नहीं है। जोन कहाँ है? यहाँ है ट्रेड करने के लिए। जोन बेसिकली क्या है, अगर मैं आपको जोन थोड़ा समझा दूँ ना कि जोन का मतलब क्या है, तो जब किसी लाइंस के बीच में 1% का गैप होगा ना, जैसे यहाँ पे 4.38% का गैप है इन लाइंस के बीच में, तो जोन बनेगा। तो किसी स्टॉक में अगर 1% से ज़्यादा गैप है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हम 1% तो एटलीस्ट गैप हो ना हमारा, ठीक है, तो ही हम 1% तो चाहिए ही ना स्टॉक को कैप्चर करने के लिए। तो 1% से ज़्यादा होगा तो गैप, आपको गैप होगा तो आपको ट्रेड करना है उसमें, ठीक है, सिंपल है। अभी एंट्री एग्जिट मैंने नहीं समझाया, एंट्री एग्जिट हम सीखेंगे, ठीक है। बस अभी हम सिर्फ छांट रहे हैं। पहले हमने सेक्टर ढूंढा, फिर हमने स्टॉक ढूंढा, फिर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किए। और ये बेस्ट इंडिकेटर है। अगर आपको लॉसेस बचाने हैं तो ये इंडिकेटर बेस्ट है, और अगर आपको इसको नहीं यूज़ करना तो आपको डेली 4 आवर 1 आवर के टाइम फ्रेम्स पे जाके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करने हैं एंट्री लेने से पहले। जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करते हैं। जल्दबाजी में ट्रेड करोगे तो कितने दिन प्रॉफिट हो जाएगा? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ठीक है। और अगर आप सच में, अगर आपकी आपके लिए वो चीज़ काम कर रही होती है ना, एंट्री लेके आप प्रॉफिट हो रहे होते, तो आप नहीं आते इस सेमिनार में, क्योंकि आपको पता है कुछ तो गलती हो रही है। और गलती यही है कि सपोर्ट एंड आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कमी है। उसको ड्रॉ करना, मैनुअली ड्रॉ करोगे तो बेटर है। ये ड्रॉ करोगे तो टाइम, ये इंडिकेटर यूज़ करोगे तो टाइम बच जाएगा, लेकिन आपकी टोटल चॉइस है। मैनुअल आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ये आपको ऑन द स्पॉट बचाएगा। कुछ दिन आपको ये बहुत परेशान करेगा, आपको लगेगा कि यार क्या है, गंदा सा इंडिकेटर है, बहुत लाइन बता देता है, ट्रेड नहीं मिलता है। अच्छा है, ट्रेड नहीं मिल रहा है तो अच्छा है। आज नहीं मिल रहा है, कल नहीं मिल रहा है, परसों नहीं मिल रहा है, 10 दिन नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं यार, पूरी ज़िंदगी पड़ी है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। कुछ नहीं जाएगा अगर एक दिन पैसा, 10 दिन पैसा नहीं कमाओगे, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि समझो, पैसा देना नहीं है, पैसा लेना है मार्केट से, और एक प्रोसेस को समझने में टाइम लगता है, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर में हम सारे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। ये जितने भी स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे कि इन स्टॉक्स में कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट हम कर सकते थे। एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया हम समझेंगे इन स्टॉक्स का, ठीक है। आप लोग मुझे सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक दो, और आप लोग भी प्लीज़ 5 मिनट का ब्रेक लो, है ना, पानी पी लो, या जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है 5 मिनट के लिए आप कर सकते हो। जो लोगों को लीव करना है वो लीव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी के डाउट सेशन हो तो वो रुक सकते हैं, और हम सारे डाउट्स को ही क्लियर करेंगे। तो आप लोग 5 मिनट मुझे दो, और आप लोग भी 5 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। और अगर आपको आपस में बात करनी है तो आप लोग आपस में बात भी कर सकते हो। और जितने भी पुराने मेंबर्स हैं, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जितने भी नए लोग आए उनको एक बार एनकरेज करो कि आपको क्या बेनिफिट मिला है इस यहाँ पे रह के, बात करके, हमारी कम्युनिटी में क्या चीज़ें सीखने को मिली। आप इनको एनकरेज, एटलीस्ट एनकरेज करो कि 5 मिनट के लिए, ठीक है। मुझे 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, ठीक है। आप लोग आपस में बात कर सकते हैं तब तक।